अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। इसका मतलब है अगर कोई आइसोलेट सिस्टम होगा उसका जो नेट लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कंजर्व रहता है। तो यही आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डिटेल में डिस्कस किया। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने डिटेल में डिस्कस किया, सेकंड लॉ भी हमने डिस्कस किया, थर्ड लॉ भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। और वो तीनों लॉज मिलकर एक प्रिंसिपल बनाते हैं। उसी प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे, वही हम देखेंगे किस तरह से। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक पार्ट है अबाउट ए बॉडी, एट रेस्ट, एंड सेकंड इज अबाउट ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर बॉडी रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो भी जीरो ही होगा, बिकॉज मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी इज जीरो, लीनियर मोमेंटम भी जीरो होगी, और ये हमेशा जीरो ही रहेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करे। दिस कंटिन्यूज टू बी जीरो अनलेस it is acted upon by some net external force। जब तक इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें तब तक इसका जो लीनियर मोमेंटम जीरो है वो हमेशा जीरो ही रहेगा। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट कहता है अगर बॉडी मोशन में है, इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो इट मीन्स दैट अगर ये किसी वेलोसिटी मूव कर रहा है इसका कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम कुछ होगा, वो होगा यानी कि ग्रेटर देन जीरो, बट कांस्टेंट। वो भी कांस्टेंट रहेगा। ये जीरो है, ये भी कांस्टेंट है, ये हमेशा जीरो ही रहेगा। कब तक? जब तक इस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। चाहे जीरो हो, जीरो इसका लीनियर मोमेंटम हो या नॉन जीरो लीनियर मोमेंटम हो इसका, ठीक है ना। जो भी मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा तब तक जब तक इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। तो एक बॉडी है, ठीक है, इसका जो नेट लीनियर मोमेंटम है P वो रहेगा कांस्टेंट। कब तक? जब तक कि इस बॉडी पर कोई फोर्स एक्ट न करे। ठीक है, जब तक इस बॉडी पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न करे। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर जीरो होगा, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ये चेंज नहीं होगा। अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, अगर कुछ है तो वो वही वैल्यू रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, ना मैग्नीट्यूड में ना डायरेक्शन में। याद रखना, तो मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं आएगी और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगी। इज दिस क्लियर टू यू? अब देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या कहता है? ये फर्स्ट लॉ मैंने बता दिया, आप सेकंड लॉ से बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेंगे हम, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो फर्स्ट लॉ भी वही कह रहा है। तो कितना अब चेंज हो रहा है, हो जाएगा उसका लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, वो इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जितना फोर्स इस पे एक्ट करेगा उसी के हिसाब से इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टाइम। डेल्टा टी इज टाइम ऑफ इम्पैक्ट। इज क्लियर? ये एफ जो है ये कौन सा फोर्स है? इट इज एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट? न्यूटन्स
second law of motion. If F external is 0, अगर इस सिस्टम पे यानी कि इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तब ये F तो 0 है, तो ये क्या बनेगा? Therefore delta P divided by delta T is 0. So it means that change in linear momentum with respect to time is 0. कब 0 होगा? अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है तो इसका मतलब है मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा. दिस इंप्लाइज मोमेंटम इज कांस्टेंट. ठीक है, तो सेकंड लॉ यही कह रहा है. ये मैथमेटिकली हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट लॉ पे थ्योरेटिकली कह रहा है, तो अब जो सेकंड लॉ है ये मैथमेटिकली कह रहा है. क्या? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए बॉडी remains constant if no net external force is acting on it. अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा तो इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. इज दिस क्लियर? दोनों का मकसद ये है. फर्स्ट लॉ यही कह रहा है, सेकंड लॉ यही कह रहा है. अभी जो बॉडी है ना, इट इज मेड अप ऑफ large number of interacting particles. ये बहुत सारे इंटरैक्टिव पार्टिकल्स का बना है. कोई भी ऑब्जेक्ट इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, वो बहुत सारे पार्टिकल्स का बना है, बहुत सारे एटम्स मॉलिक्यूल्स का बना है. ठीक है ना? ओके, सो ये जो बॉडी है इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंटरैक्टिव पार्टिकल्स. और इंटरैक्टिव पार्टिकल्स क्यों कहते हैं? उन पार्टिकल्स के दरमियान एक इंटरेक्शन होती है. ठीक है ना? वो पार्टिकल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं विद सम फोर्स. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं इंटरैक्टिव पार्टिकल्स. Is this clear to you? तो body is made up of large number of interacting particles. Is this clear to you? This is a large number of interacting particles together. This is what we call system of particles. कौन से particles? Interacting particles. इसको कहते हैं system. So each and every body is a system of particles. कोई भी अगर body है, कोई भी object है, ठीक है ना, वो क्या है? वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. इज दिस क्लियर टू यू? उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ओके, अब ये बॉडी है, ये क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स. इज दिस क्लियर टू यू? अब इस बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? 0, यानी कि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट. इसी तरह से अगर बॉडी के बदले हम वर्ड यूज करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए सिस्टम 0 होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब हुआ उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा. इज दिस क्लियर टू यू? सो इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. इज दिस क्लियर टू यू? क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? तो यहां पे लिखेंगे. अब एक स्टेटमेंट बन गई, पहली स्टेटमेंट यहां पे नोट करके रखेंगे हम. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, टोटल लीनियर मोमेंटम of a system. कौन सा सिस्टम है ये? सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल. जब तक इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे तब तक इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है. अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न करे, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम. उस सिस्टम को हम कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड system. So isolated system means a system which is isolated from any external effect. जिस पर कोई external effect एक्ट न कर रहा हो उसको कहते हैं isolated system. ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम. In short, isolated system means a system which is free from any external effect of force. ठीक है ना? Which is free from any external force. जिसमें कोई भी external force एक्शन न कर रहा हो. ठीक है ना? A system on which no external force is acting is called isolated system.
इज दिस क्लियर यू? तो यहां पे हम शॉर्ट में लिखेंगे टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है ना, खाली एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है ना। टोटल लीनियर मोमेंट इसी आइसोलेटेड सिस्टम का रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है वो चेंज नहीं होता है, तो वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट और कंजर्व, कांस्टेंट और कंजर्व, वो चेंज नहीं होगा, इसी को कहते हैं कांस्टेंट और कंजर्व। इज दिस क्लियर यू? मगर एक और फोर्स है वहां पे, एक तो होता है एक्सटर्नल फोर्स, दूसरा होता है इंटरनल फोर्स, जो फोर्सेस विद इन सिस्टम है। एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, मगर व्हाट एवर द इंटरनल फोर्स, हम कहते हैं इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब है इंटरनल फोर्सेस आर प्रेजेंट, इंटरनल फोर्सेस जीरो नहीं है, इंटरनल फोर्सेस है, तो उस इंटरनल फोर्स की वजह से इस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। जो इंटरनल फोर्सेस है among the particles, constituent particles of the system, उसकी वजह से जो ये नेट फोर्स, नेट लीनियर मोमेंटम होता है सिस्टम का, उस पर कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं होता है। इज दिस क्लियर टू? तो यहां पे देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स है ये, ठीक है ना। अब जो पार्टिकल्स है इंटरैक्ट ईच अदर, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जो पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम है, पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मीन्स दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा? दिस causes change in linear momenta of all the individual particles। जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है पार्टिकल के दरमियान, उस इंटरेक्शन की वजह से जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का यानी कि लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू? लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, मगर जो ओवरऑल चेंज है वो जीरो के बराबर होगी, यानी कि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, पर जब उसका वेक्टर सम ले लेंगे वो निकलेगा जीरो के बराबर। इज दिस क्लियर टू? ठीक है ना। यानी कि मतलब वो जो लीनियर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का चेंज हुआ वो कैंसिल हो जाएगा इन पेयर्स अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो मोमेंटम है ऑफ ऑल द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ये कैंसिल हो जाएगा। This momentum of all the particles will cancel in pairs. The linear momentum of all the individual particles of the system cancel in pairs. ये cancel हो जाएगा, ठीक है ना, according to Newton's third law of motion। कैसे? I will consider here two particles, ठीक है। यहां पे देखिए I will consider only two particles here, this particle number 1, this particle number 2, first particle, second particle। Suppose these two particles interact with each other। Interaction से मुराद ये है, ये इस पर exert करेगा force, suppose in this direction F21, according to Newton's third law of motion, ये body in turn उतना ही force इस पे act करेगी in opposite direction F12। Is this clear to you? तो according to Newton's third law of motion F12 is equal and opposite to F21। अब इस पर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पर भी फोर्स एक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से जितना फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स इस पर भी एक्ट कर रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ आप यहाँ पे यूज करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, दोनों पर हम सेम फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है ना, फॉर सेम टाइम, तो क्या होगा? जितना एक ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा उतना ही मोमेंटम दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चेंज हो जाएगा। दूसरे ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो भी उतना ही चेंज हो जाएगा जितना लीनियर मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का चेंज हो जाएगा।
So linear momentum will change by equal amount. अब देखिए यहाँ पे भी ये F12 इस पे एक्ट कर रहा है, इसमें भी मोमेंटम चेंज हो जाएगा. सपोज P1 इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 एंड अब ये फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, इस पे भी इसकी वजह से इसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा. बट दोनों लीनियर मोमेंटम क्या है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है. इज दिस क्लियर टू यू? तो जितना मोमेंटम इसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही मोमेंटम इसमें भी प्रोड्यूस होगा, मगर होगा क्या, इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल एंड अपोजिट. जितना मोमेंटम इसमें प्रोड्यूस हुआ उतना ही मोमेंटम इसमें भी प्रोड्यूस हो जाएगा. जितनी मोमेंटम इसमें चेंज हुई है उतना ही मोमेंटम इसमें भी चेंज हुई है, बट इक्वल एंड अपोजिट. जब ऐड करेंगे टोटल देखेंगे, क्योंकि पहले मैंने बता दिया. ओके, अब जो ऐड करेंगे यहाँ पे टोटल मोमेंटम देखेंगे, दोनों का एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन. एक है पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहले अपोजिट, तो नेट आएगा 0. As is clear to you, this is in accordance with the Newton's third law of motion. So इसका मतलब ये हुआ, जो mutual action reaction है of its constituent particles वो इफेक्ट नहीं करेगा to what, to the net momentum of the system, isolated system. जो isolated system है उसका जो net linear momentum है उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा. And it is not affected by the mutual action and reaction. ठीक है, action and reaction of action and reaction among its constituent particles. As is clear to you, and this is the statement of principle of conservation of linear momentum. क्या है, total according to principle of conservation linear momentum, total linear momentum of an isolated system remains constant or conserved, and it is not affected by the mutual action reaction among its constituent particles. Is this clear to you? ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में और आगे डिस्कस करेंगे. दूसरे तरीके से हम डिस्कस करेंगे. कंसिडर a system of n particles. एक सिस्टम हम कंसिडर करेंगे जिसमें n पार्टिकल्स है. सिस्टम है consisting of n particles. Number of particles are there. Suppose n particles. ठीक है, of masses m1, m2, dash 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 mn. ठीक है, एक फर्स्ट पार्टिकल का है मास है m1, दूसरे का है m2, m3 dash 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 mn is the mass of nth particle. Is this clear? Moving with velocities v1, v2, dash 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 vn respectively. ठीक है, suppose this first particle is moving with velocity v1, this is moving with velocity v2, and the particle of mass m3 is moving with velocity v3 dash dash dash. Is this clear? Then the instantaneous linear momenta of all the particles, momenta of all the individual particles किसके बराबर होगा, P1 is the linear momentum of first particle, instantaneous linear momentum. Suppose it is equal to what? It is the linear momentum. Okay, linear momentum of the first particle, it would be equal to m1 v1. इसी तरह से that of second particle, it would be m2 v2. Dash 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 linear momentum of nth particle क्या होगा, mass of the nth particle into velocity of the nth particle. Is this clear? Okay, these are the linear momenta of all the individual particles. Okay, now the net linear
momentum of the system. अब सिस्टम का नेट लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होगा? इट वुड बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स डैश 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 प्लस pn. हर एक पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है उसका वेक्टर सम लेना है, और जो वेक्टर सम होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वही होगा नेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. ठीक है, कीप इट नंबर 1. और we can write it as P is equal to, what is P1? P1 is M1 V1 plus M2 V2 plus dash 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 plus Mn Vn. Is this clear? Keep it number 2. So the net momentum, linear momentum of a system of n particles is equal to the vector sum of linear momentum of all the individual particles of the system. Is this clear? Constituent particles of the system. Okay. अब यहाँ पे हम यूज करेंगे, now we will use Newton's second law of motion. Now according to Newton's second law of motion, क्या कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? Rate of change of linear momentum, change in linear momentum of the system as a whole, ठीक है, with this time is what? Is equal to the net external force acting on the system. याद रखना, net external force acting on the system. If net external force acting on the system is 0, then change in linear momentum with respect to time comes out to be 0. ये भी 0 ही होगा. If f is 0, put for f net it is 0. तो change in linear momentum which 0 होगा. Is this clear? If the change in linear momentum is 0, so this can be written as, then it means that linear momentum of the total linear momentum of the system is constant. Is this clear? What is this total momentum of the system? Using this second or first, we can write as, it is a vector sum of linear momentum of all the individual particles, and it is constant. और इस तरह भी लिख सकते हैं M1 V1 plus M2 V2 plus dash 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 plus M and Vn is constant. This is what we call principle of conservation of linear momentum. तो इस तरह भी हम स्टेटमेंट दे सकते हैं principle of conservation of linear momentum. The vector sum of linear momentum of all the individual particles of the system is कौन सा सिस्टम? Isolated system. Vector sum of linear momentum of all the constituent particles of the isolated system is constant. This is the principle of conservation of linear momentum. Is this clear? Okay. And this linear momentum is not affected by the mutual action and reaction of its constituent particles among the constituent particles. Action reaction. उसकी वजह से disturb नहीं होगा. Is this clear? तो इस तरह भी इसके स्टेटमेंट दे सकते हैं. अब क्या है स्टेटमेंट इसकी? मैथमेटिकल स्टेटमेंट P1 प्लस P2 प्लस डैश 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 प्लस Pn is constant for an isolated system and is not affected by the mutual action and reaction among its constituent particles. ठीक है. अब देखिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है ये हमने डिस्कस किया फॉर ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम. ठीक है ना. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, दिस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वली एप्लीकेबल टू द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एज वेल. अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब एक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट पार्टिकल्स बट ऑब्जेक्ट, इस तरह से है.
number of objects are there. Suppose these objects are interacting with each other and there is no external force acting on it. अगर इस पर external force 0 होगा, then the total momentum of this system remains constant again. Yeah, we can say the vector sum of linear momenta of all the individual objects of an isolated system is constant or conserved and is not affected by the mutual action and reaction among its constituent interacting bodies. जो इसमें bodies है उनके दरम्यान इंटरेक्शन हो रही है, उसकी वजह से इसका जो टोटल मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होगा. तो ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है. इज दिस क्लियर? ओके. अब यहाँ पे म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन जो है इसकी वजह से जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं हो रहा है. ये हम एक्सप्लेन करेंगे, ये हम यहाँ पे प्रूव करेंगे. ठीक है, अब ये प्रूव करेंगे. टू अंडरस्टैंड हाउ दिस म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन do not affect the net linear momentum of the system, let us try to see with the help of an example. We will consider a system, an isolated system. Simplest system ले लेंगे. Consider an isolated system consisting of two bodies A and B. एक सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है. ठीक है, इस सिस्टम में टू ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट A एंड ऑब्जेक्ट B. इज दिस क्लियर? ओके. सपोज इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो है, इसका इनिशियल मोमेंटम है पी ए एंड इसका इनिशियल मोमेंटम है पी बी. इनिशियल मोमेंटम. इज दिस क्लियर? ओके. सपोज पी ए एंड पी बी बी their initial momenta respectively. ठीक है? Then the total initial momentum of the system. अब जो टोटल इसका लीनियर मोमेंटम होगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम, वो पी आई से रिप्रेजेंट करेंगे. टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम यानी कि सपोज दे कोलाइड आफ्टर सम टाइम, सपोज दे कोलाइड विद ईच अदर. ठीक है ना? लेट देम कोलाइड. तो आफ्टर कोलिजन इनका लीनियर इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा. तो बिफोर कोलिजन हम बात कर रहे हैं, बिफोर कोलिजन. ठीक है ना? इंटरेक्ट करने से पहले इसका मोमेंटम है पी ए, इसका मोमेंटम है पी बी, लीनियर मोमेंटम. अब जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम का बिफोर कोलिजन, उसको कहेंगे इनिशियल लीनियर मोमेंटम. टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द व्हाट सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? पी ए वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन. पी ए प्लस पी बी. कीप इट नंबर 1. इज दिस क्लियर? लेट देम कोलाइड. लेट देम कोलाइड. मान लीजिए किसी न किसी तरह से ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, या मान लीजिए मूव करे अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है ना? टुवर्ड्स ईच अदर. सपोज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर along the same straight track. ठीक है? तो obviously they will collide after some time. या मूव करे in the same direction along the same straight track. ये जो बॉडी ए है ये इसके पीछे पीछे जा रही है और हम एज्यूम करेंगे इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तब ये कोलाइड करेंगे. एंड नाउ सपोज दे कोलाइड समहाउ. ठीक है? सो लेट देम कोलाइड. अब इन्होंने कोलाइड किया आफ्टर कोलिजन. दिस इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये कोलिजन कोलाइड किया है. मान लीजिए यहाँ पे इन्होंने कोलाइड कर लिया, दिस ऑब्जेक्ट ए, दिस ऑब्जेक्ट बी. आफ्टर कोलिजन व्हाट विल हैपन? लेट देम कोलाइड. कोलिजन के बाद अब ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी है,
इस ऑब्जेक्ट ए का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी चेंज हुआ होगा, बी का होगा वो भी चेंज हुआ होगा, इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इनका लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, मैस रिमेन सेम। सपोज इसका जो अब मोमेंटम है इट इज पी ए डैश, अब इसका जो है इट इज पी बी डैश, ठीक है, लेट देम कोलाइड, ठीक है ना, ड्यू टू दिस कोलिजन देयर लीनियर मोमेंटम विल चेंज। सपोज पी ए dash and P B dash be the linear momenta of the bodies A and B respectively after collision। अब ने कोलाइड कर दिया, कोलिजन के बाद इसका लीनियर मोमेंटम है पी ए डैश, इसका है पी बी डैश। इज क्लियर टू यू? देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, टोटल लीनियर मोमेंटम, यहां पे कहेंगे टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम, देन द टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसका फाइनल मोमेंटम जो होगा, टोटल मोमेंटम सिस्टम का, वो क्या होगा? पी एफ। पी एफ मीन्स फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वो किसके बराबर होगा? अब इसका नया मोमेंटम है, इसका भी नया मोमेंटम है, ठीक है ना, वो होगा पी ए डैश प्लस पी बी डैश। इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, इसका मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या है, दोनों का वेक्टर सम ले लेते हैं। दिस विल गिव द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन बिटवीन दीज टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, ठीक है। ओके, कीप इट नंबर 2। Is this clear? Okay. अब हम एज्यूम करेंगे यहां पे जब ये इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ड्यूरिंग कोलिजन इन्होंने एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है। सपोज एफ बी ए, ये जो ए ऑब्जेक्ट है इसने बी पर फोर्स एक्सर्ट किया है इस डायरेक्शन में। सपोज एफ ए बी ए क्या है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए। ऑब्जेक्ट ए ने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया है एफ बी ए, दिस कॉल्ड एक्शन, ठीक है। यहां पे न्यूटन थर्ड लॉ यूज करेंगे, दिस कॉल्ड एक्शन। एंड एफ ए बी इज द फोर्स on A due to B. This is the reaction. अगर A इस पर exert करेंगे force at BA, this is called action. Then in turn, the object B will exert equal amount of force on A, but in opposite direction. This is called reaction. FAB. Is this clear? Then, according to Newton's third law of motion, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से देखते हैं क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहां पे यूज करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। जो ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना ही फोर्स ये इस पर एक्सर्ट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। सो एफ ए बी इज इक्वल टू एंड अपोजिट टू एफ बी ए। multiplying both sides by delta t. What is this delta t? It is the time of impact. ठीक है ना? It is the time during which they exert force on each other. This is called time of impact. ये बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम होता है ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट।
इसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट विल गेट? एफ ए बी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल minus times FBA into delta T. And this is the force, impulsive force. This is time of impact. जब हम इनको multiply करते हैं, this is called impulse. Impulse is the change in linear momentum according to Newton's second law of motion. Force into time of impact is called a change in linear momentum. This is what we call impulse. ठीक है? Using Newton's सेकंड लॉ. अब यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ यूज करेंगे. द फोर्स, इंपल्सिव फोर्स इनटू टाइम ऑफ इंपैक्ट इज कॉल्ड व्हाट? इंपल्स. तो इंपल्स किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. अब ये फोर्स किस पर एक्ट कर रहा है? एफ ए बी. इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी. बी इस पर ऑब्जेक्ट यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक है ना? तो इसकी वजह से जब फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट ए पर, तो ऑब्जेक्ट ए का लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा. तो कितना चेंज हुआ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए? यहाँ पे लिखेंगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए डेल्टा पी ए. सपोज दिस गिव्स द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए. Is this clear? It's equal to what? Minus times FBA is the force acting on this object B. ठीक है ना? It is the impulsive force and delta T is the time of impact. Impulsive force into time of impact is called impulse, and impulse is equal to what? Change in linear momentum. Total change in linear momentum. Suppose delta of what? Of object B. Delta PB be the total change in linear momentum of object B. Is this clear? Okay. Or we can write as, इसको shift कीजिए left side. It can be written as PA plus delta PB is equal to 0. Is this clear to you? What is the meaning of this? This is change in linear momentum of object A. Of object A. ठीक है ना? This is the change in linear momentum of object B. ठीक है? Due to this collision, due to this impulsive force, A में भी linear momentum change हुआ, B में भी linear momentum change हुआ. जितना A में change हुआ, उतना ही B में भी change हुआ, मगर equal and opposite. ये देखिए, equal and opposite. जब हम इनका वेक्टर सम देखेंगे, it comes out to be what? 0. Is this clear to you? तो यहां से दूसरी स्टेटमेंट मिलती है. किसके लिए? For the principle of conservation of linear momentum. So according to principle of conservation of linear momentum, the net change, we can say the vector sum of change in linear moment of all the individual particles or bodies or objects of system is always 0. Not constant, it is always 0. हमेशा ये 0 रहेगा. याद रखना. इस तरह की स्टेटमेंट दे सकते हैं. क्या? According to the principle of conservation of linear momentum, the vector sum of change in linear momentum of all the constituent particles, bodies of the system, कौन सा system? Of an isolated system is always equal to 0. वो हमेशा 0 के बराबर होता है. चेंज इन लिनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन लिनियर मोमेंटम, या वी कैन से वेक्टर सम, या हम कहेंगे टोटल चेंज इन लिनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द constituent particles of an isolated system is always equal to 0. ये हमेशा 0 रहेगा. Is this clear? तो इसका मतलब है जो म्यूचुअल एक्शन रिएक्शन है उसकी वजह से जो इफेक्ट होगा टोटल मोमेंटम पे वो नहीं होगा, वो 0 के बराबर होगा. Is this clear to you? This is the effect produced by what? The interaction, mutual interaction. वो कैंसिल हो जाएगा उसका उनका इफेक्ट इन पेयर्स देखिए, इक्वल एंड अपोजिट. इस तरह से और दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे उनके लिए भी इक्वल एंड अपोजिट लिनियर मोमेंटम हुआ होगा चेंज, वो भी कैंसिल हो जाएगा. दिस इज क्लियर टू यू ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन. और वी कैन राइट इट एज यूजिंग फॉर दिस change in linear momentum, it is equal to what?
final linear momentum minus initial linear momentum of object A. What is final linear momentum of object A? It is P dash A. ठीक है, minus initial is P A plus what is change in linear momentum of object B? It is final, that is P B minus initial P B arrow. It is equal to 0. Okay, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, this can also be written as P A dash. ठीक है, ये लेफ्ट साइड ही रखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये भी यहाँ पे ही रखेंगे, प्लस पी बी डैश इज इक्वल, ये नेगेटिव है, ये शिफ्ट करें राइट साइड, ये बनेगा पॉजिटिव पी ए प्लस पी बी. इज दिस क्लियर? व्हाट इज पी ए डैश प्लस पी बी डैश? इट इज द वेक्टर सम या टोटल वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स after collision. In the final, this is the total linear momentum of the system after collision. Yeah, we can say final momentum. This is the total final linear momentum of the system after collision. Is this clear? Is equal to what? What is this? This is the total initial linear momentum of the system before collision. So यहाँ पे लिखेंगे P I. Total initial linear momentum of the system before collision between two objects. Is this clear? ठीक है? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना linear momentum पहले था उतना ही linear momentum बाद में ही रहेगा. ठीक है ना? बिफोर collision जितना linear momentum था उतना ही बाद में ही रहा. collision की वजह से जो total linear momentum है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आई. ठीक है ना? जो इसका मतलब ये हुआ, जो इंटरनल फोर्सेस है म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है ना, जो इंटरनल फोर्स है उसकी वजह से जो नेट मोमेंटम होता है सिस्टम का वो चेंज नहीं होता है. इज दिस क्लियर यू? दिस इंप्लाइज दैट टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम of an isolated system is always equal to its total initial linear momentum. Is this clear? ये कोर्स स्टेटमेंट हो गई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए. Is this clear? अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं तो उसके साथ एक कंक्लूड करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे. अब तो सिलेबस के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो कुछ एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे. ये हमने सिस्टम दिया, सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सिस्टम ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, सिस्टम ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स भी, सिस्टम ऑफ फोर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, आइसोलेटेड सिस्टम. अब यहां पे हम ले लेंगे एक सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, की एग्जांपल ले लेते हैं. वो क्या है? गन प्लस ब्लेड. एक आइसोलेटेड सिस्टम है, गन एंड ब्लेड. गन ब्लेड सिस्टम है. एक गन है हमारे पास, मान लीजिए एक गन, इट्स कंसिडर गन. This is a gun here. Suppose एक गन हमने कंसिडर किया यहाँ पे. यहां से हम इससे गोली चलाएंगे, एक बुलेट हम इससे फायर करेंगे.
मान लीजिए ये बुलेट है, ठीक है ना. सो दिस इज एन आइसोलेट सिस्टम, गन बुलेट सिस्टम, ठीक है. टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर. सो इट मीन्स दैट देयर इज नो, इफ इट इज एन आइसोलेट सिस्टम देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है. एक्सटर्नल फोर्स इस पे कोई एक्ट नहीं कर रहा है. अब जब इसमें से बुलेट निकलेगी, ठीक है, जब इसमें से बुलेट निकलेगी, कैसे निकलेगी? द गन विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस बुलेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. वो हम लिखेंगे एफ, फोर्स ऑन बुलेट ड्यू टू गन. इज दिस क्लियर? द इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स इन टर्न according to Newton's third law of motion, this bullet will exert equal amount of force on the gun in opposite direction, in this direction, ठीक है. in this direction, opposite direction पे ये इतना ही फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगी. फोर्स ऑन गन ड्यू टू बुलेट. इज दिस क्लियर टू यू? जिस फोर्स से ये गोली निकलेगी बाहर, जितना फोर्स ये गन इस पर एक्सर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्शन. एंड द बुलेट इन टर्न विल एक्सर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द गन इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द रिएक्शन. To every action there is equal opposite reaction. और वो एक्शन रिएक्शन साथ साथ होता है, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है. इज दिस क्लियर? ओके. अब देखिए, तो ये इक्वल अपोजिट है, एफ बी जी इक्वल एंड अपोजिट टू एफ जी बी, ठीक है. अब ये इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका कुछ मैस होगा. सपोज एम इज द मैस ऑफ द बुलेट, ठीक है. अब ये यहां से निकल रही है ड्यू टू दिस फोर्स की वजह से, ठीक है ना. इम्पल्सिव फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, तो इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी. मान लीजिए ये यहां से फायर हुई विद वेलोसिटी v1. v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ओके. अब इतना ही फोर्स इस पे एक्ट हुआ और इस फोर्स की वजह से ये पीछे जाएगा. दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ द गन. रिकॉइलिंग ऑफ gun. Is this clear to you? So why the gun recoils? जो ही हम गन से फायर करते हैं, जो ही हम गन से गोली चलाते हैं, तो गन में रिकॉइल क्यों होता है, यानी कि वापस पीछे क्यों आता है? इट इज बिकॉज ऑफ, इट इज अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितना फोर्स गन बुलेट पे एक्सर्ट करता है, उतना ही फोर्स बुलेट गन पे एक्सर्ट करता है इन अपोजिट डायरेक्शन. इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द गन रिकॉइल्स, ठीक है ना. इट मूव्स बैकवर्ड्स. Bullet moves forwards with some velocity and the gun moves backwards. This is clear to you? And this will take place according to the law of principle of conservation of what? Linear momentum. यहाँ पे linear momentum conserve रहेगा, ठीक है. अब देखिए linear momentum किसके बराबर है? mass into velocity. mass into velocity. अब ये देखिए इसका mass कितना है? बहुत कम है, बहुत छोटी होती है गोली, ठीक है ना. बंदूक बहुत बड़ा होता है, ठीक है. इसका मैस बहुत कम होगा, इसका मैस बहुत ज्यादा है. अब इसका मैस कम है तो वेलोसिटी क्या होगी? इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी. इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगी? वो बहुत कम होगी, बिकॉज ऑफ इट मैस, ठीक है ना. इन ऑर्डर टू कीप द मोमेंटम कांस्टेंट. इज दिस क्लियर टू? ओके. तो यहाँ पे जो बुलेट निकलेगी ये बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फायर होगी, तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी गन की वो बहुत कम होगी. इज दिस क्लियर टू यू? याद रखना. तो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करेंगे, ठीक है. तो हमने अज्यूम किया इसका मैस है m. इट हैज बीन फायर्ड बाय द गन विद वेलोसिटी v1. तो ये रिकॉइल होगा विद वेलोसिटी सपोज v2 और इसका मैस है m. कैपिटल M से दिखाएंगे. कैपिटल M से मतलब मैस ऑफ गन वो बहुत ज्यादा है, सो m से मतलब है मैस ऑफ बुलेट ये बहुत कम होता है इसका मैस ऑफ गन. इज दिस क्लियर? Okay. Now, according to the principle of conservation of linear momentum, ठीक है. linear momentum जो होगा final linear momentum, is this clear? After the firing, ठीक है ना, it would be equal to the initial linear momentum. जो gun and bullet का पहले momentum था, ठीक है ना, वो होगा बराबर किसके? जो after fire हमने जो गोली लगाई, गोली लगाने के बाद, गोली फायर करने के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो बराबर होगा, जो अभी मैंने बता दिया, ठीक है ना. वहां पे कोलिजन था, यहाँ पे भी इज अ कोलिजन, ठीक है ना. यहाँ पे भी कोलिजन हो रहा है. कोलिजन ये कोलाइड कर रहा है बुलेट को, बुलेट जा रहा है आगे और गन जा रहा है पीछे. इज दिस क्लियर? ओके. सो टोटल मोमेंटम आफ्टर
firing is equal to total momentum of the system before firing the bullet. ठीक है? Okay. What is total momentum before the collision and before the firing of a bullet? It is equal to momentum of gun plus momentum of bullet. ठीक है? This is the final. Okay. Final. इसका momentum क्या है? Mass into velocity mv2 plus bullet का क्या है? It is mv1. Is this clear? Is equal to what is initial linear momentum? Initially जो गन एंड बुलेट एक साथ थे और रेस्ट पे थे, तो इनिशियली दोनों का मोमेंटम क्या था? 0. Therefore यहाँ पे 0 आएगा. Is this clear? और we can write as mv2 is equal to mv1 और we can write as v2, ये जाएगा राइट साइड माइनस, ये बनेगा नेगेटिव, तो v2 किसके बराबर आएगा? v2 will be equal to minus mv1 divided by m. This is the expression for the required velocity. This gives the velocity. If you know the mass of the bullet, if you know the mass of the gun, if you know the velocity with which the bullet is fired from the gun, ठीक है, तो you can calculate the recoil velocity. तो इस रिलेशन से हम recoil velocity calculate कर सकते हैं. This is clear to you? तो यहाँ पे जो firing of gun है या recoiling of gun है, it is according to what? Principle of conservation of linear momentum. ठीक है? ओके. तो यहाँ पे इसके साथ एक एग्जाम्पल दे देते हैं. If mass of bullet is suppose 0. या ले लेंगे यहाँ पे 50 ग्राम या 100 ग्राम ले लेंगे, 50 ग्राम ले लेंगे, 50 ग्राम. ठीक है? Suppose 50 gram is the what mass of the bullet and m mass of the gun is 1 kg. ठीक है? 1 kg is the mass of the gun. Is this clear? Kilogram. And velocity of the bullet v1 is suppose it is moving with the velocity 200 meter per second. इस velocity से fire होगी 200 meter per second. ठीक है? Then determine v2 यानी कि recoil velocity of the gun. Put the value for m यहाँ पे ये values put कीजिए, you will get the velocity with which the gun will recoil backwards. Is this clear to you? यानी कि वो velocity जिससे पीछे जाएगा, तो इस यहाँ पे ये put करने के बाद आपको ये value मिलेगा. Is this clear? इसी तरह से एक और example दे देते हैं. मान लीजिए एक बॉम्ब है, ठीक है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, एक सरफेस पे है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, इस पे फ्रिक्शन है नहीं. सपोज ये एक्सप्लोड हो गया, एक्सप्लोजन हुआ इसमें, तो उस एक्सप्लोजन की वजह से इसमें दो हिस्से हो गए. सपोज यहाँ से बड़ा हिस्सा, यहाँ से छोटा हिस्सा निकला इन दिस डायरेक्शन, और छोटा हिस्सा जो है इसका मैस है m, जो बड़ा है इसका मैस है मान लीजिए कैपिटल M. ठीक है? ओके. ये यहां से निकला विद वेलोसिटी व्हाट? v1. तो ये यहां से निकला विद वेलोसिटी v2. यहां पे भी अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो फाइनल लीनियर मोमेंटम होगा वो होगा जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है इसका. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब बिफोर एक्सप्लोजन? ठीक है ना? एक्सप्लोजन से पहले इसका टोटल लीनियर मोमेंटम क्या था? इट वाज एट रेस्ट, तो यहाँ पे आएगा 0. आफ्टर एक्सप्लोजन अब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना, ये सिस्टम था, ठीक है ना, सिस्टम सिंगल ऑब्जेक्ट, अब ये एक्सप्लोड हो गया, अब सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट्स आ गए. ठीक है? एक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, दूसरा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v2, तो टोटल मोमेंटम किसके बराबर है? mv1 plus vector sum of the linear momentum of individual fragments mv2. Is this clear? तो यहां से इस रिलेशन की मदद से आप, अगर आपको इस
एक फ्रैगमेंट का मास पता होगा, दूसरे का भी मास पता होगा, तो एक वेलोसिटी पता होगी तो दूसरे की वेलोसिटी आप डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। इज दिस क्लियर यू? ओके, तो ऑब्वियसली ये मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर इसी तरह से इसके 3-4 टुकड़े हो जाएंगे तो उनका वेक्टर सम जो होगा वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? इसी तरह से अगर 2 ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए इट इज मूविंग विद, इसका मास है m1 एंड इज मूविंग विद वेलोसिटी v1। दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बी विद वेलोसिटी v2, इसका मास है m2, ठीक है। एंड मान लीजिए v1 इज greater than v2 and both are moving along the same straight line, then obviously they will collide after some time। तो आफ्टर कोलिजन इनका, इसका भी लीनियर मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसका भी लीनियर मोमेंटम चेंज हुआ होगा आफ्टर कोलिजन। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे भी हम यही प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, पी एफ इज इक्वल टू पी आई, फाइनल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम? पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम देखेंगे। अब ये रेस्ट पे नहीं है बिफोर कोलिजन, ये भी रेस्ट पे नहीं है, तो इसका मतलब है टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 यहाँ पे नहीं है। तो क्या है यहाँ पे टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम? इट इज m1 v1 प्लस m2 v2। इज दिस क्लियर? ओके, अब फाइनल लीनियर मोमेंटम देखेंगे क्या है। सो आफ्टर कोलिजन अब ये कोलाइड कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे इनने कोलाइड कर दिया, ठीक है। ये बॉडी इस पर एक्सर्ट कर रही है फोर्स F BA, तो ये बॉडी इन टर्न इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगी FAB अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा? अब इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, इसकी वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v1 डैश, इसकी वेलोसिटी है v2 डैश, मैच सेम रहेगा m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल मोमेंटम है, टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश के बराबर। तो ये एक्सप्रेशन आएगी यहाँ पे। इज दिस क्लियर टू यू? तो अगर डिफरेंट वैल्यूज दिए होंगे, m1 पता होगा, m2 पता होगा, v1 पता होगा, v2 पता होगा और v1 भी पता होगा, यू कैन कैलकुलेट v2, ठीक है ना।